साथ करेंगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में तनातनी, 12 सीटों पर महागठबंधन में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी प्रत्याशी आमने सामने हैं। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं और 1 सीट पर आरजेडी वीआईपी में आपसी टकराव देखने को मिल रही है। 1 सीट पर कांग्रेस और वीआईपी आमने सामने हैं। वैशाली में कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही सियासी तस्वीर अब साफ होने लगी है। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरी महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। इस तरह सीट शेयरिंग फार्मूले को औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नामांकन समाप्त होते ही ये बात साफ हो गई है कि कौन कितनी सीट पर किस्मत आजमा रहा है। महागठबंधन में कई दिनों तक चली खींचातान और दावों के बावजूद सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया। नामांकन खत्म होने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटों पर कम किस्मत आजमा रही है। इस तरह 12 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है। देखिए, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में तनातनी देखने को मिल रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बिहार चुनाव से पहले ये बहुत तनातनी बताई जा रही है। 12 सीटों पर महागठबंधन में आपसी टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, ये कैसा महागठबंधन है? 12 सीटों पर आमने सामने है कांग्रेस और आरजेडी। देखिए समझ, मैं आपको बताऊं, ये पहले दिन से इस बात का इम्कान था, अंदाजा था कि अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहे हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई जरूर होगी। और पहले दिन से देखिए, ना तो कांग्रेस बात कर रही थी आरजेडी के बारे में, ना तो आरजेडी कांग्रेस के बारे में बात कर रही थी। आपको याद होगा, सीपीआईएमएल ने पहली बार जब सीटों का अलॉटमेंट अपनी जब लिस्ट निकाली तो उसमें साफ साफ ये चीज़ देखने को मिली थी कि ना तो कांग्रेस से इस बारे में बातचीत हुई है और ना ही आरजेडी से। इसके बाद जब अगली लिस्ट कांग्रेस की ओर से आई तो उसमें हमने देखा कि जहां जहां पर आरजेडी मजबूत थी, बेहतर मार्जिन से जीत कर आई थी, वहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। और उसके बाद जब हमने आरजेडी की लिस्ट देखी तो करीब 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप एलआई हैं, अगर आप महागठबंधन में हैं, आप साथ चुनाव लड़ें, तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि जहां पर एक दूसरे के कैंडिडेट के बीच फाइट है वहां पर कैंडिडेट ना उतारे। मसलन अगर भागलपुर कोई विधानसभा सीट फॉर एग्जाम्पल है, वहां पर अगर कांग्रेस मजबूत है तो आरजेडी ना उतारे अपने कैंडिडेट, अगर आरजेडी वहां मजबूत है तो कांग्रेस वहां ना उतारे। लेकिन इस बार के जो लिस्टिंग हुई है उसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि किसी को रत्ती भर भी इस बात की फिक्र नहीं थी कि सीट बंटवारे के दौरान कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर एलाइज एक साथ लड़ेंगे तो जो वोट बटेंगे, और जो वोट बटेंगे तो इसका फायदा विपक्षी दल को हो सकता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से 12-14 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसका फायदा एनडीए के कैंडिडेट्स को जरूर मिलेगा। पिछले बार का विधानसभा आपको चुनाव याद हो, 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 19 जीत कर आई। आरजेडी के नेताओं ने दबे छुपे ये बात जरूर कही कि अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव में लड़ती तो सरकार बनाने की स्थिति में होती और बेहतर पार्टी का परफॉर्मेंस और बेहतर होता। इस बार भी कांग्रेस शायद अड़ी थी कि वो 65 से 70 सीटों पर लड़ना चाहती है। आरजेडी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए मनमुटाव के बीच ये लिस्ट जारी हुई है, सीटों का बंटवारा हुआ है और इसका खामियाजा चुनाव में देखने को दोनों ही पार्टीज को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास बिहार में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आरजेडी एक बहुत सशक्त, एक मजबूत पार्टी के रूप में पिछले 10 सालों में उभर कर आई है। तो कांग्रेस अगर ज्यादा कैंडिडेट उतारती है तो वो माइनस आरजेडी का होगा, और इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें आरजेडी को बहुत नुकसान कांग्रेस पहुंचा रही है, लेफ्ट पार्टीज नुकसान पहुंचा रही हैं। और ऑलरेडी सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कैंडिडेट उतार कर वैसे ही आरजेडी को बहुत बड़ा डेंट लगाया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सुरजीत कुमार हमारे संवाददाता बिहार से लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 12 सीटें बताई जा रही हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम एनडीए को पूरी तरीके से शिकस्त देंगे, इस बार हरा देंगे। तो क्या इस तरीके से हरा पाएंगे अगर ये आपस में ही टकराव करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस और आरजेडी? जी, सब बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी और जो महागठबंधन में शामिल दल है एक दूसरे के सामने है, तो ऐसी स्थिति में जो दावा कर रहे हैं महागठबंधन के लोग कि वो एनडीए को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, तो पहले जो है अपने आप में एकजुटता दिखाएंगे, उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल सामने नजर आ रहा है, जितना असंतोष टिकट बंटवारे को लेकर अभी महागठबंधन में दिख रहा है, कई ऐसे नेता हैं जो
अपने ही पार्टी के खिलाफ यहाँ पे हो चुके हैं। कई कार्यकर्ता है जो सड़क पे नारे लगा रहे हैं अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे महागठबंधन के लिए एनडीए को चुनौती देना खासा यहाँ पे मुश्किल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए की चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत हो चुकी है और आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री भी 24 तारीख से यहाँ पे बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर महागठबंधन में देखा जाए तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आरजेडी के समर्थन में जो उम्मीदवार हैं उसके समर्थन में कांग्रेस के जो बड़े नेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। और ऐसा ही जैसा अभी सिर्फ कवल की स्थिति महागठबंधन में दिख रही है और अगर यही स्थिति बनी हुई रही तो आने वाले इस विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे इसका खामियाजा यहाँ पे महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। ठीक है सुरजीत, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित सिंह लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से बड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आरजेडी की ओर से ऐसा क्यों किया गया सीट बंटवारे को लेकर? कांग्रेस पिछली बार से क्योंकि 9 सीटें कम पर अपनी किस्मत आजमा रही है, तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत यानी पकड़ कार्यकर्ताओं में नहीं है बिहार में, और इसीलिए शायद 9 सीटें कम दी गई हैं पिछली बार से? ठीक है अमित जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके आवाज़ नहीं मिल पा रही है। सुरजीत, यही क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, क्या कांग्रेस की स्थिति जो धरातल पर होती है वो मजबूत नहीं है और इसीलिए आरजेडी की ओर से 9 सीटें कम दी गई कांग्रेस को? जी सब बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो अभी तक चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के जो नामांकन की तिथि है कल समाप्त हो गई, लेकिन कल तक जो है महागठबंधन में ये तय नहीं था कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं तो कांग्रेस जो है यहाँ पे चुनावी वर्ष शुरुआत से ही यहाँ पे जिस तरीके से एग्रेसिव दिखाई दे रही थी, यहाँ पे कांग्रेस ने सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, यहाँ पे प्रभारी को बदला और उसके बाद राहुल गांधी का ताबड़तोड़ यहाँ पे रैलियां जनसभाएं करते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जिस तरीके से धोखा दिया है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे शुरू से 90 सीटों की यहाँ पे मांग करते आई हुई है साल के शुरुआत से, लेकिन यहाँ पे जब तक यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाने तक यहाँ पे सीटों का जो है आंकड़ा क्लियर नहीं हो पाया कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। ऐसी स्थिति में कहा जाए तो कांग्रेस भी यहाँ पे काफी आहत है और यही कारण है कि कांग्रेस से कोई भी बड़े नेता यहाँ पे जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है सुरजीत, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। अमित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए INDIA की ओर से भी और NDA की ओर से भी अब CM फेस का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का जब बयान आया उनकी ओर से साफ कर दिया गया कि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसी के बाद CM फेस का ऐलान होगा। हाँ समझ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के पास बिहार में ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं, बाकी सवाल ये था सीएम कैंडिडेट को लेकर। आप देखिए कि जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान किया उस दिन तक सभी नेता ये कहते रहे कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन पिछले दो तीन महीनों में अगर आप देखें, जो गृहमंत्री अमित शाह है उन्होंने मौके दर मौके ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए जीत कर आती है सत्ता में, तो ये विधायक दल के नेता तय करेंगे, ये तब तय होगा जब चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार का पूरा बीजेपी कैडर, पूरा नेशनल कैडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपने भाषणों में ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो जो नैरेटिव ये बदला है, ये नैरेटिव समझिए, नीतीश कुमार के ये आखिरी पॉलिटिकल इनिंग है, इस बात को बिल्कुल कंफर्म समझिए। उनका स्वास्थ्य कह लीजिए, उनका जो फिजिकल कंडीशन है उसको कह लीजिए, तो वो जानते हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसमें बेहतर तरीके से लड़ जाना है। और आने वाले वक्त में बिहार में बीजेपी के जो लीडरशिप है बहुत मजबूत है, जेडीयू की लीडरशिप बहुत मजबूत है। चिराग का जो जिस तरह चिराग अब नेशनली बहुत इंपैक्ट उन्होंने बिहार के इलेक्शन में नेशनल पर्सपेक्टिव पे दिया है, तो ये बात तय थी। इस बात को शायद लेकर समझ बातचीत हो चुकी है, रजामंदी हो चुकी है कि आपके चेहरे पर चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद बताएंगे। और इस बात को लेकर नीतीश कुमार के अंदर भी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत मुखर नेता है। आपको याद होगा जब उन्हें महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रेसिडेंट चुना गया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो उनके खिलाफ थे, उनके कामकाज के खिलाफ थे। तो नीतीश कुमार कोई दबने वाले नेता नहीं है। अगर यही बात कुछ साल पहले
अमित शाह ने कही होती तो शायद नीतीश कुमार इसका जवाब बहुत भरपूर तरीके से देते, बहुत कटाक्ष के तरीके से देते, लेकिन शायद ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि ये आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके बाद वो आराम करेंगे, वो रिटायर होंगे और बहुत मुमकिन है कि उनके सुपुत्र इस साल बिहार इलेक्शन के बाद बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए। ठीक है अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुरजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस दौरान इस बिहार चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2000